अभी मैं सुबह से कुछ चीजें पढ़ रहा था। आपको पता नहीं होगा, शायद 2009, 10, 11 के आसपास ना आंध्र प्रदेश और वडोदरा की कुछ आदिवासी लड़कियां थी जिनके ऊपर एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का टेस्टिंग हुई थी। और उस टेस्टिंग के बाद में ना कुछ लड़कियां बीमार पड़ी, सोयो लड़कियां, और कुछ उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में इंक्वायरी बैठी ना जब इस चीज पे, तो ऑब्वियसली इंक्वायरी में कुछ खास मिलता नहीं है यूजुअली। क्यों? क्योंकि यूजुअली बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे इस पूरी वीडियो में ना कुछ एलिगेशंस नहीं लगा रहा, ठीक है? ध्यान से सुनना इस चीज को। सुबह से मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लिटरली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वरना मैं 2-3 दिन वेट करता कि घर पे जाके बनाऊंगा आराम से। लेकिन ये इमोशंस और ये जो फीलिंग्स होती है ना इस टाइम पे, जो आप पढ़ते हो इंस्टेंटली और आपको वो वाव नहीं यार, शॉकिंग फीलिंग आती है, वो फिर वहां पे चली जाएगी। तो जो आंध्र प्रदेश और वडोदरा में कुछ आदिवासी लड़कियों पे टेस्टिंग वगैरह हुई थी ना, वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही थी, ठीक है? वो बीमार पड़ी। जो उस वैक्सीन के प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, उसको फंड किया था गेट्स फाउंडेशन ने, बिल गेट्स की फाउंडेशन ने, ठीक है? उनकी कोई हेल्थ चेकिंग नहीं करी उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद में, उनसे परमिशन भी प्रॉपर नहीं ली गई। उल्टा उनको बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कभी कैंसर नहीं होगा। और परमिशन भी कभी किसी हॉस्टल के वार्डन से ले ली, किसी प्रिंसिपल से ले ली, क्योंकि उनके जो माँ बाप है बेचारे वो तो गरीब है, मजदूरी करते हैं यार। वो उन्हें इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती होगी यार, बोलनी छोड़ो पढ़नी भी नहीं आती होगी, उनसे तुम क्या परमिशन के फॉर्म पे साइन करवाओगे? और बाद में जब ये इंक्वायरी हुई ना, तो ऐसे आया कि वैक्सीन से कुछ नहीं हुआ, ये सब कोई और ही रीजंस थे उनकी, या तो डेथ के या फिर उनके बीमार पड़ने के, दुनिया भर की कहानी है। भाई सिंपल सा एक सवाल है, तुमने गरीब और पुअर लड़कियों पे टेस्टिंग क्यों करी? तुम वॉलंटियर्स लेते ना मिडिल क्लास अमीरों में से, वॉलंटियर्स खुद आ जाते हैं, तुमने क्यों नहीं करा वहां पे? अब ये 2009, 10, 11 के आसपास की बात है। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी कहां से जगी कि अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था बिल गेट्स का, और उन्होंने भाई साहब खुद बोल दिया अपने मुंह से ये वाली बात कि इंडिया हमारे लिए लेबोरेटरी की तरह है। वहां अगर चीजें चल जाती हैं तो फिर हम उसे बाकी जगह पे यूज करते हैं। And it's kind of a laboratory to try things that then once you prove them out in India, you can take to other places. और फिर मैं ऐसे पढ़ते खंगालता गया ना, तो मेरे दिमाग के पुर्जे हिल गए लिटरली। हालांकि इनमें से कुछ बातें मेरे को पता थी, पर अभी जब पूरी बातें आपको पता चलेंगी ना, तो आप खुश हो जाओगे। अब मैं किसी पे कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है? ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ। बिल गेट्स को देख के हमें क्या लगता है, मतलब कि एक दादाजी की उम्र के इंसान, मतलब जो बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट आदमी है, सोशल वर्कर, बहुत हेल्प करते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स को डोनेट करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और आपने देखा होगा कि बिल गेट्स का ना इंडिया से भी कुछ खास रिश्ता है, बहुत विजिट करते हैं इंडिया में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपनी वीडियोस बनाई है, डोली चाय वाला के साथ कोलैब करा है। मतलब क्यों एक बिजनेसमैन जो है वो डोली चाय वाले के साथ कोलैब करे? साथ में इंडिया के साथ साथ ना इनका अफ्रीका के साथ भी बहुत अच्छा खासा कनेक्शन है। अब आप बोलोगे कि भाई वो फिलैंथ्रोपिस्ट है और वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत सारी हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। वेरी गुड, ग्रेट, सही बात है ये तो। एक्चुअली मैं ही बता देता हूँ आपको, बिल गेट्स जो इस टाइम पे है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट से निकलने के बाद में गेट्स फाउंडेशन उन्होंने बनाई थी, और वो ग्लोबल हेल्थ पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। ग्लोबल हेल्थ मतलब जैसे मलेरिया है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको अफ्रीका के कई रीजन्स में बहुत गंदे लेवल से फेस करा जाता है। पोलियो है, तो उस पर इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और इनका एक तरीके से ना स्ट्रगल है, मेहनत है कि इस पूरे डिसीज को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, मलेरिया को। फिर चाहे उसके लिए वैक्सीन्स, मेडिसिन्स या कोई भी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना पड़े, उसको फंड बिल गेट्स की फाउंडेशन करती है। जैसे कि मलेरिया की बनने वाली वैक्सीन्स और मेडिसिन्स, या फिर एक टेक्नोलॉजी भी होती है, जैसे जो फीमेल मच्छर होता है ना, वो काटता है इंसान को, ठीक है? मलेरिया में, और हर फीमेल मच्छर ही तो काटता है, मादा मच्छर। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसपे ये काम कर रहे हैं कि जो मेल मच्छर है उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी जाएगी, फिर उसको फीमेल मच्छर के पास छोड़ा जाएगा ताकि वो उस फीमेल मच्छर के बच्चे ना होने दे जो मलेरिया कोज करता है। वाव वाली फीलिंग है ना? और ऐसी कंपनीज जो ऐसी वैक्सीन्स बना रही हैं या मेडिसिन बना रही हैं जिससे मलेरिया से आप आराम से बाहर आ सकते हो, तो उस चीज को डिफीट करने के लिए गेट्स फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा खासा डोनेशन करती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डोनेशन करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है? अब बहुत अच्छी खबर है भाई, क्या दिक्कत है? और यूजुअली ये जो प्रॉब्लम्स है ये डेवलपिंग कंट्रीज में है, ठीक है? एट द सेम टाइम गेट्स फाउंडेशन ये मेक श्योर करती है, बिल गेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये मेक श्योर करती है कि कॉस्ट प्लस 5%, यानी कि जितनी आपकी कॉस्ट आई है ना कंपनीज से, वो ये लीगल उनकी मतलब लीगल एग्रीमेंट होता है कि जितनी तुम्हारी कॉस्ट आई है उसके प्लस 5% प्रॉफिट के अलावा तुम बेच नहीं सकते डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपनी वैक्सीन, मेडिसिन या जो भी स्टफ तुम बना रहे हो मलेरिया के लिए। कितनी प्यारी बात है यार, डेवलपिंग कंट्रीज में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ 5% प्रॉफिट तुम ले सकते हो। इसके लिए लीगल एग्रीमेंट है उन कंपनीज के साथ जिनको गेट्स फाउंडेशन डोनेट कर रही है। एट द सेम टाइम बिल गेट्स जो है वो, या उसकी गेट्स फाउंडेशन, वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 2 डोनेटर है।
बिल गेट्स फाउंडेशन नंबर 2 पे डोनेशंस करते हैं, टॉप में ही रहते हैं। मतलब कंट्रीज भी इतना डोनेट नहीं करती जितना वो डोनेट करते हैं। इसके बदले WHO इनडायरेक्टली ये इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना भाई, जब तुम डोनेशंस कर रहे हो इस लेवल की, ठीक है। WHO वही वैक्सीन को अप्रूव करता है या वही मेडिसिन को अप्रूव करता है यूजुअली जो बिल गेट्स जिस कंपनी में इन्वेस्ट कह लो या डोनेशंस दे रहे हैं, ताकि वो उस कंपनी में मलेरिया की जो वैक्सीन्स हैं वो बने और फिर WHO उसको अप्रूव करेगा। अब इस पे आपको लगेगा कि भाई अप्रूव करवा लेते हैं अपनी मेडिसिन, ये तो समझ में आ गया कि बिल गेट्स की डोनेशंस की वजह से WHO से अप्रूव हो जाती है। पर उससे फायदा क्या है? जब वो प्रॉफिट्स कमा ही नहीं रहे तो वो क्या फर्क पड़ता है उस बात से? वो तो अच्छी काम है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट है। इनफैक्ट बिल गेट्स तो ये भी बोलते हैं कि WHO को से अप्रूव कराने से ये फायदा होता है कि मान लो 70-80 डेवलपिंग कंट्रीज है, अब हर कंट्री के पास जाके उसके डिक्टेटर से, उसके रूलर से या गवर्नमेंट से अगर मैं बार बार कन्विंसिंग करने की कोशिश करूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा पैसा वैसा कुछ भी खर्च हो सकता है और हो सकता है वो फिर भी ना माने। लेकिन अगर मैंने WHO से अप्रूवल ले लिया मलेरिया के लिए तो फिर सब मान लेते हैं, क्योंकि सबको अपना मलेरिया डिफीट करना है और WHO ने अप्रूवल दे रखा है तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे आउट। मतलब चैरिटी का इससे बढ़िया तरीका क्या है कि आप 100% एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हो। एट द सेम टाइम एक वैक्सीन अलायंस है जो गेट्स फाउंडेशन ने ही फाउंड करा है, मतलब बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिसका नाम है गैवी कह लो या मत कहो, GAVI, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जैसे आप किसी कंपनी को मान लो डोनेशंस तो दे दिया ना बिल गेट्स ने या गेट्स फाउंडेशन ने, अब वो कंपनी बोलेगी यार तुम डोनेशंस दे रहे हो, हम वैक्सीन्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये भी कंडीशन सेट कर दी कि 5% से ऊपर प्रॉफिट नहीं कमाना। लेकिन कल को अगर हमारी वैक्सीन्स नहीं बिकी तो, मलेरिया की उतने केसेस ही ना आए तो, या वैक्सीन्स ना बिके, क्योंकि इसमें 5-10 साल का टाइम लगता है यार, रिसर्च कर रहे हो आप, 10-15 साल में आप कोई बढ़िया वैक्सीन निकाल के लाओगे या कोई दवाई निकाल के लाओगे, है ना। तो ये जो वैक्सीन अलायंस है ना, ये गेट्स फाउंडेशन नहीं फाउंड करा है। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली पहले से ही ऑर्डर्स दे देता है, या फिर एक ये मान लो कि प्रॉमिस ऑफ ऑर्डर दे देता है कि $1 बिलियन का या $500 मिलियन की वैक्सीन हम आपसे लेंगे, आप बनाओ टेंशन फ्री होके। अब आप यहाँ से गेम शुरू देखना कितना तगड़ा गेम है। अभी आपको काफी शॉकिंग चीजें मिलेंगी, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल गेट्स के पास जो उनकी वेल्थ है ना, वो इतने सारे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशंस करने के बाद में कम नहीं हुई, वो इनफैक्ट बहुत तेजी से बढ़ी। इनफैक्ट बिल गेट्स या उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो यूएस के अंदर सबसे ज्यादा लैंड ओन करते हैं। तो भाई ऐसी कौन सी फिलैंथ्रोपी है जिसमें तुम्हारा पैसा बढ़ता ही चला जा रहा है? अभी आप समझना, आप इनको एक्चुअली जो सुपर रिच लोग हैं ना, इनको सब पता है कि कैसे मैनेज करना है, पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को देखना है अपना खुद का। तो हमारा जो आज का स्पॉन्सर है, आज की वीडियो का स्पॉन्सर, वो हमारे जैसे 30 लाख इंडियंस का जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको सेफ एंड सिक्योर कर रहा है, स्टेबल मनी। इनका मैं अपना पर्सनल फेवरेट एक प्रोडक्ट बताता हूँ, इनका FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड। ये इन्होंने सूर्योदय बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके तैयार किया हुआ है। FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि जितने रुपए की आप FD कर रहे हो, उसका 90% अमाउंट आपका क्रेडिट लिमिट बन जाता है। लेट्स से कि आप 50,000 रुपए की FD कर रहे हो, तो उसका 90% अमाउंट यानी कि 45,000 रुपीज आपकी क्रेडिट लिमिट हो जाएगी, स्पेंडिंग लिमिट। और स्पेशल चीज ये है कि कोई सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं, कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। उल्टा ये जो कार्ड है, ये आपका सिबिल स्कोर जो है उसको अच्छा करेगा, क्योंकि आप शो कर रहे हो कि आप एक रेस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड होल्डर हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में यूजुअली इंसान को मेंटेनेंस फी या मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट्स, ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइफ टाइम आपको फ्री क्रेडिट कार्ड है। मेंटेनेंस फी छोड़ो, उल्टा आपकी जो FD है ना, उस पर आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कार्ड की तो कोई फीस नहीं है, उल्टा आपको पैसे कमा के दिए जा रहे हैं। और साल में आपको 8 एयरपोर्ट लाउंजेस की विजिट्स फ्री मिलती है, और उसमें कोई मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट नहीं है। ऊपर से हर पेमेंट जो आप करते हो उस पे 0.5% कैशबैक, और ये UPI एनेबल्ड है प्रॉपर। अभी लिमिटेड टाइम के लिए एक ऑफर भी है कि 250 रुपए की 2 ट्रांजेक्शंस करने पे 250 रुपए का कैशबैक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके चेक जरूर करना। अब यहाँ से आप सुनना, यहाँ से जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, वो बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं ये सारी चीजें देख रहा था ना, तो मेरे को एक आर्टिकल मिला। आर्टिकल में मेंशन था कि किसी यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने, प्रोफेसर्स थे या स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक्चुअली ये जानने की कोशिश करी कि जो गेट्स फाउंडेशन का डोनेशन जाता है WHO की तरफ, तो वो खर्च कहाँ होता है, मतलब किस तरफ खर्च होता है। तो शॉकिंगली ये पता चला कि WHO को जो डोनेशंस गेट्स फाउंडेशन की तरफ से जाती हैं, वो ऐसी डोनेशंस नहीं है कि पैसा दे दिया और भाई जाओ अब आप जहां खर्च करना चाहते हो खर्च करो। वो एक्चुअली स्ट्रिंग्स के साथ अटैच्ड होती है। स्ट्रिंग्स मतलब कि भाई आप पैसा कहाँ खर्च करोगे ना, वो गेट्स फाउंडेशन बताएगी आपको, आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। और जब वो डिटेल्स लिख ली ना, देखिए कि WHO ने पैसा कहाँ खर्च करा, तो उसमें से 83% पैसा इन्फेक्शियस डिसीजेस पे खर्च हुआ। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सीन है इस वाले का, अभी मैं बताऊंगा। और पता चला कि सिर्फ 1% पैसा ऐसा था जो डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, इन पे खर्च हो रहा था। आप सोच के देखो, अगर आप फिलैंथ्रोपिस्ट हो, आप लिटरली लोगों की जान बचाना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा किलर कौन है इस दुनिया का, जो डिसीज है, बीमारियां हैं? डायबिटीज, कैंसर,
हार्ट अटैक्स, मतलब मलेरिया में देखो मलेरिया ऐसा नहीं है कि मलेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मलेरिया कितना फ्रीक्वेंट है, कितने लोगों को होता है मलेरिया लिटरली, उस हिसाब से अगर आप डायबिटीज के हिसाब से कंपेयर करोगे तो वो काफी रेयर हो जाएगा, या फिर बड़े बड़े किलर्स के हिसाब से। लेकिन सिर्फ 1% पैसा WHO को अलाउ करा जाता है गेट्स फाउंडेशन की तरफ से कि आप यहाँ पे खर्च करो, अलाउ करा जाता है या फिर रिकमेंड करा जाता है। इनडायरेक्टली वो अलाउ ही होता है क्योंकि डोनेशंस रुक जाएंगे अगर आप उस हिसाब से नहीं करोगे तो। अब यहाँ बात ये आती है कि भाई 83% पैसा इन्फेक्शियस डिसीजेस पे क्यों, यही सारा गेम है। अब आप ध्यान से सुनना इस चीज को, जब कंपनीज पे डोनेशंस दी जाती हैं कि आप मलेरिया की वैक्सीन बनाओ या मलेरिया के आप मेडिसिन बनाओ या टेक्नोलॉजी वगैरह बनाओ, तो आप एक चीज बहुत ध्यान से समझना, उसकी वैक्सीन बनाने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो यूजुअली, जैसे एक केमिकल है मैट्रिक्स एम जो मलेरिया की वैक्सीन में बहुत काम आता है। अब वो जो मैट्रिक्स एम है ना, वो एक्चुअली सिर्फ मलेरिया के वायरस के लिए नहीं है। देखो हमारी बॉडी जो है वो यूजुअली वायरसेस से लड़के कैसे बाहर आती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके, और इम्यूनिटी जो बूस्ट है वो तो हर केस में होगी। जिस भी टाइप का वायरस या इन्फेक्शियस डिसीज आएगा आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके ही तो उससे फाइट करना है। तो जो वैक्सीन में मैट्रिक्स एम जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो और भी जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैट्रिक्स एम का इस्तेमाल कोविड-19 की वैक्सीन में भी हुआ है, और वही कंपनी जो मलेरिया की वैक्सीन बनाती है उसी ने ही कोविड-19 की वैक्सीन का भी प्रिपरेशन करा उसी मैट्रिक्स एम केमिकल को इस्तेमाल करके। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गेट्स फाउंडेशन की डोनेशंस की वजह से उस केमिकल पे जो सो फार कंट्रोल है वो गेट्स फाउंडेशन का ही है। अब जब इन कंपनीज से, थर्ड पार्टी कंपनीज से गेट्स फाउंडेशन जो है या बिल गेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो मलेरिया की वैक्सीन वगैरह बनवाती हैं तो वो कॉस्ट प्लस 5% जब रखती है ना, तो एक और रूल लाती है, वो है स्टेप एंड राइट। स्टेप एंड राइट मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो और वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो 70, 80, 90 कंट्रीज हैं उनमें अगर वो कॉस्ट प्लस 5% से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे तो गेट्स फाउंडेशन जो है वो लीगली उसके पास हक है कि वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है जिससे वो केमिकल प्रिपेयर करा जाता है, या फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स जो वैक्सीन जिससे प्रिपेयर होती है उसको उठा के वो कहीं भी जा सकते हैं। मतलब उनका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उस केमिकल पे या फिर उस वैक्सीन बनाने की मेथोडोलॉजी पे कंट्रोल है। और यही जो मेथोडोलॉजी है ये सिर्फ मलेरिया के वायरस के लिए थोड़ी ना है, ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस के लिए है। और यहाँ से जो स्ट्रिंग अटैच होती है, आप देखना इस चीज को कि बिल गेट्स ने जिस टाइम पे कोविड की वैक्सीन आई थी उस टाइम पे, मतलब कोविड की वैक्सीन आई ठीक, उसके ऊपर किसी के इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, ठीक है, पेटेंट्स हैं। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये चीज रिक्वेस्ट करी, स्पेशली इनकी यहाँ की कंपनीज ने या फिर गवर्नमेंट्स ने, कि भाई ये जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, आपके पेटेंट्स हैं, इनको आप थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लो, क्योंकि लोग मर रहे हैं यार कोविड में, ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो हमें वैक्सीन बनाने दो, जेनेरिक मेडिसिन या वैक्सीन बनाने दो, उसके बाद देखा जाएगा जैसा भी करना है नहीं करना है। इस चीज को अपोज करने में सबसे ज्यादा मीडिया में आगे आके वॉरियर की तरह कौन लड़ रहा है? बिल गेट्स। Well, after refusing to sell vaccine raw materials, it is now trying to undo the damage. चीजें मैच होती हैं। मतलब एक इंसान जो दुनिया से मलेरिया खत्म कर देना चाहता है, डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना चाहता है, दादाजी की उम्र और चश्मा लगा के और सबकी हेल्प करना चाहता है, वो कोविड-19 में जब लोग मर रहे हैं तो वो वैक्सीन के सपोर्ट में नहीं है कि मतलब उसका जो इंटेलेक्चुअल राइट्स है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर दिया जाए या हटा दिया जाए, उसके सपोर्ट में नहीं है, अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि उन वैक्सीन में जो केमिकल्स यूज होते हैं वही तो गेट्स फाउंडेशन सो फार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर पोर्शन में या माइनर पोर्शंस में वही तो कंट्रोल करती है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैट्रिक्स एम जैसे केमिकल्स जो है ना, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वन ऑफ द फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अब बात सिर्फ मलेरिया के लिए है, मलेरिया अगर खत्म भी हो जाए दुनिया से तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन यही चीजें जो है वो आगे फ्यूचर में बाकी वायरसेस के लिए काम आएंगी, चाहे वो इबोला हो, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो सिंपल सीजनल फ्लू हो। और अगर ऐसा है तो आने वाले जितने भी इन्फेक्शियस डिसीजेस शायद फ्यूचर में आए या आ चुके हों या चल रहे हों, उन सब के लिए वैक्सीन बनाने का जो कंट्रोल है वो इनडायरेक्टली गेट्स फाउंडेशन के हाथ में हो गया। एट द सेम टाइम अगर कोई साइंटिस्ट अलग से मेहनत करके कोई ऐसी वैक्सीन का इन्वेंशन करना भी चाहे तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि आपको पहले की हुई डिस्कवरीज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैट्रिक्स एम, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैट्रिक्स एम, ऐसे और बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो मैट्रिक्स एम की मान लो किसी साइंटिस्ट को जरूरत होती है, तो वो किसके पास जाएगा? गेट्स फाउंडेशन, क्योंकि कंट्रोल तो उन्हीं के पास है सो फार, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। इनफैक्ट अगर वो किसी तरीके से कोई ऐसा आविष्कार कर दे या कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश भी कर दे तो उसको अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना। अप्रूवल कहां से लेगा? WHO। उसका हाईएस्ट डोनर कौन है? सेकंड हाईएस्ट डोनर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स फाउंडेशन। एट द सेम टाइम अगर आपको, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको बिजनेस स्केल करना है, चाहे आप अच्छे लेवल पे करना चाह रहे हो किसी चीज का, मेडिसिन का, वैक्सीन का, तो आपको यूजुअली वैक्सीन अलायंस के पास जाना पड़ेगा जो आपको 100% ये प्रॉमिस करेगा कि भाई तुम्हारे हम बिकवा देंगे, तुम मेहनत करो। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? GAVI यानी कि वैक्सीन अलायंस। कौन है उसका जो इंपॉर्टेंट, उसका काइंड ऑफ उसे जो उस पे अच्छा खासा कंट्रोल रखता है? एक्चुअली गैवी
जो है ना ये वैक्सीन अलायंस, इसके 4 परमानेंट मेंबर्स हैं। पहला गेट्स फाउंडेशन, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा यूनिसेफ, चौथा WHO। गेट्स फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया, WHO का डोनर कौन है बता दिया। आप शॉक हो जाओगे ये जान के कि यूनिसेफ का हाईएस्ट डोनर कौन है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, कंट्री नहीं, गेट्स फाउंडेशन। चौथा वर्ल्ड बैंक का हाईएस्ट डोनर कौन है कंट्रीज के अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, गेट्स फाउंडेशन। मतलब ये कि अगर सो फार पूरी दुनिया में, मतलब डेमोक्रेसीज में किसी को भी कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज वाली बीमारी हो रही है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंट्रोल है वो गेट्स फाउंडेशन। दैट इज व्हाट ग्लोबल हेल्थ कंट्रोल इज। अगर मैं आप सबकी हेल्थ को कंट्रोल कर सकता हूं तो मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है राजा बनने के लिए, मैं राजा हूं। और फिर मैंने जब और पढ़ा ना तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देखो मैं कोई भी किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल गेट्स जो है वो जब माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते थे ना और उसको छोड़ के इन्होंने गेट्स फाउंडेशन शुरू करी तो इनका जो PR थी ना, पब्लिक रिलेशंस या उनकी जो इमेज थी वो शैटर हो चुकी थी, मतलब लोगों के सामने बहुत गंदे लेवल पे गिर चुकी थी। क्योंकि बिल गेट्स का हिस्ट्री रही थी कि जब वो माइक्रोसॉफ्ट में थे तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स को इतना ब्रूटली मतलब उसको एकदम से थ्रैश कर देना, उसको बिल्कुल दबा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये वाले काम करते थे। बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटर्स के प्रति वो ब्रूटल थे। इनफैक्ट जब माइक्रोसॉफ्ट आई थी ना तो उसमें जो फाउंडर्स थे, इनिशियल वाले लोग थे, उसमें एलन नाम का एक इंसान था, ठीक है, अलोंग विद बिल गेट्स। एलन को हुआ कैंसर, ठीक, उसके भी अच्छा खासा जो मतलब वो अच्छे खासे माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स को होल्ड करता था। एलन ने अपनी बुक में और बाकी जगह पे बताया कि जब उसको कैंसर हुआ तो उसने खुद सुना बिल गेट्स को अपने ऑफिस में किसी एम्प्लॉय से बात करते हुए ऊंची आवाज में ये कंप्लेन करते हुए कि उसको कैंसर हुआ है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर सकता, वो अपने एफर्ट्स नहीं मार सकता, काम हम कर रहे हैं तो हमारा जो शेयर परसेंटेज है माइक्रोसॉफ्ट में वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो इंसान अपने दोस्त के कैंसर के बारे में ज्यादा कुछ खास सिंपैथी नहीं रखता वो अननोन लोगों के लिए सिंपैथी रखेंगे। देखो अब आपको फील आनी शुरू हो गई होगी भाई मलेरिया खत्म हो जाएगा लेकिन सामने फ्यूचर में कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस भी तो आ सकते हैं, उनका क्या। और एट द सेम टाइम एप्स्टीन फाइल्स में एक बड़ी शॉकिंग चीज मिली कि जहां ये सारे स्कैंडल्स और सेलिब्रिटीज और सारी बातें चल रही थी ना, एक बहुत ही शॉकिंग चीज मिली और वो ये थी कि जब कोरोना वायरस आया ना, वुहान में पहला केस आया, उससे 2 महीने पहले गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो सिमुलेशन कर रही थी पेंडेमिक की। और एप्स्टीन फाइल्स में 2011, 12, 13 के मेल्स में पेंडेमिक सिमुलेशन की बात हुई है बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। और वही पेंडेमिक सिमुलेशन यानी कि कोरोना वायरस ऐसा सिमिलर सिमुलेशन जो है, सिमुलेशन होती है ड्रिल, प्रैक्टिस कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करें, वो 2 महीने पहले पहला केस जो वुहान में आया उससे पहले हो रही है। इसके बारे में मेरे को काफी कुछ मिला है एक्चुअली, बहुत कुछ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। अगर आप इसको 50,000 लाइक्स दोगे वीडियो को तो फिर मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैं किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, फिर से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। और YouTube भी ये बात समझेगा कि भाई आपने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है तो हम डॉट्स तो एटलीस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आजादी दे रहा हूँ भाई, मेरी वीडियो पे वीडियो बनाओ, मेरे कमेंट्स में आके बोलो कि तू गलत है, आई कैन एक्सेप्ट इट इफ यू कैन प्रूव इट, इफ यू कैन कनेक्ट बेटर डॉट्स देन मी, बट आई एम श्योर आप नहीं कर पाओगे।